हेलो नमस्कार। वेलकम ऑल। मैं हूं सागर भार्गव, राइवल्स एकेडमी से। हम कर रहे थे डिटर्मिनर्स एंड दिस इज द लास्ट वीडियो, लास्ट पार्ट ऑफ द डिटर्मिनर्स, दैट इज EL07, राइट। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट में हम देखेंगे कि जो हमारे बचे हुए डिटर्मिनर्स हैं, बेसिकली हमने ऑलरेडी मोस्टली जो डिटर्मिनर्स है वो कर लिए हैं। हमने ऑलरेडी आर्टिकल्स कर लिया है, डेमोन्स्ट्रेटिव्स आर डन, पोजेसिव्स भी, ऑर्डिनल, कार्डिनल एंड क्वांटिफायर्स ये भी हम कर चुके हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ तीन टाइप ऑफ कैटेगरीज जो है डिटर्मिनर्स की वो बच गई हैं, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव्स, इंटेरोगेटिव्स और प्री डिटर्मिनर्स, राइट। तो हम सबसे पहले करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स, उसके बाद हम करेंगे इंटेरोगेटिव्स और लास्ट में हम देखेंगे प्री डिटर्मिनर्स। अब सबसे पहले देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स को। अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो नेम है ना, उसी से इस चीज का आइडिया लगाना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव जो वर्ड है, जो नेम है, वो कहाँ से आया है? वो डिस्ट्रीब्यूशन से आया है। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, अगर आप सभी को नहीं पता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांट देना, राइट। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन, किसी चीज के बांटे जाने के बारे में बात करेंगे, अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग पोजीशंस में, वहां पर हम उनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स। तो मेनली चार जो डिस्ट्रीब्यूटिव्स है वो हमारे पास होते हैं: ईच, एवरी, ईदर और नीदर। ठीक है। आपको ईदर और नीदर जो है वो आपको कंजंक्शंस में भी मिल जाएगा। ठीक है। तो कंजंक्शन जब हम करेंगे तो वहां पे हम ईदर और नीदर वहां पर भी करेंगे हम। लेकिन ईदर और नीदर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव्स की कैटेगरी में, डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में भी आता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम ईच एंड एवरी। देखिए, ईच एंड एवरी जो है बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा है, बिल्कुल जो हमारे क्वांटिफायर्स है उनकी तरह। लेकिन समझने का बड़ा ही एक आसान सा तरीका है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा कि ईच चाइल्ड इज टोल्ड टू ब्रिंग लंच, राइट। ईच चाइल्ड इज टोल्ड टू ब्रिंग लंच। और एवरी के लिए हम सेंटेंस लिखते हैं कि एवरी क्लास was called in the assembly ground। अब यहाँ पे देखिए, बेसिकली हमारे पास ना बड़ा ही एक बेसिस है। ठीक है। एक बहुत ही कॉमन सी चीज है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ईच जो है ना, उसके बाद तो लिखा हुआ है चाइल्ड, और एवरी के बाद लिखा हुआ है क्लास। तो ईच और एवरी में हमारे पास एक मेन डिफरेंस बस यही होता है कि जहां पर भी आप ईच यूज करेंगे ना, वहां पर आप एक ग्रुप के अंदर जितने भी इंडिविजुअल चीजें आपके पास हैं, जितने भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं, उन सभी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को आपको कंसिडर करना है। ठीक है। आप उन सभी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, राइट। तो वहां पर आप यूज करेंगे ईच। जब एक बड़े ग्रुप में हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो वहां पे यूज होगा ईच। जैसे एक स्कूल के अंदर, एक स्कूल एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चा, हर एक चाइल्ड जो है, अगर हम उसकी बात करेंगे तो वहां पे हम बोलेंगे ईच चाइल्ड। ठीक है। तो ईच चाइल्ड इज टोल्ड टू ब्रिंग लंच। लेकिन अगर हमारे पास एक बड़े से ग्रुप के अंदर और छोटे छोटे भी ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल, राइट। अगर हमारे पास और छोटे छोटे ग्रुप्स हैं और उसके अंदर भी और दूसरे अलग अलग इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो जब भी हम इस बड़े ग्रुप के अंदर इस छोटे ग्रुप की अगर हम बात करेंगे, तो वहां पर हम बोलेंगे एवरी। ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि ईच में हम सिर्फ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, और एवरी के अंदर हम एक बड़े ग्रुप में जो छोटे छोटे ग्रुप्स बने हैं, हर अगर हम उस छोटे ग्रुप के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम एवरी बोलेंगे, राइट। तो जैसे एक स्कूल है, बड़ा एक ग्रुप है, लेकिन उस स्कूल के अंदर हमारे जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं वो क्लासेस होती है। ठीक है।
तो ये जो क्लासेस हैं उसके अंदर स्टूडेंट्स हैं। तो अगर हम क्लास के बारे में बात करेंगे तो वहां पर हम यूज करेंगे एवरी। तो जैसे लिखा हुआ है कि एवरी क्लास वॉज कॉल्ड इन द असेंबली ग्राउंड। अब एवरी क्लास बोला है तो इसका मतलब हर क्लास को असेंबली ग्राउंड में बुलाया गया। लेकिन अगर हम ये बोलते कि चाइल्ड, तो हम वहां पर एवरी चाइल्ड नहीं बोलते, हम बोलते ईच चाइल्ड वॉज कॉल्ड इन द असेंबली ग्राउंड। ये हमारा डिफरेंस रहेगा ईच और एवरी में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप एग्जाम्पल से भी याद रख सकते हैं, ईच चाइल्ड एवरी क्लास, ईच चाइल्ड एवरी क्लास, ऐसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं ईदर और नीदर। ठीक है, ईदर और नीदर जो है ये भी बड़े ही आसान है, आपने पहले भी किए होंगे। देखिए, ईदर हम वहां यूज करते हैं जहां पर हमारे पास दो चॉइसेस हैं। ठीक है, लेकिन हम दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, राइट। जब हम दो चॉइसेस में से कोई भी एक चूज करें, हमें चूज एक ही करना है, हमें चुनना एक ही है, लेकिन अगर हम कोई भी चूज करते हैं तो उसको हम बोल वहां पर हम यूज करते हैं ईदर। ठीक है, तो आई मे टेक, आई मे टेक, ये हमारा एग्जाम्पल रहेगा, आई मे टेक ईदर ऑफ द ग्लास, आई मे टेक ईदर ऑफ द ग्लास। अब ईदर ऑफ द ग्लास का मतलब कि दो ग्लास रखे, दोनों में से कोई भी ग्लास ले सकते हैं, राइट। लेकिन नीदर जो है वहां पे, अब नीदर जो है वहां पे आगे एन लग गया, तो इसको आप याद रख सकते हैं कि एन फॉर नो, है ना, एन फॉर नो। तो नीदर के अंदर अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उन दोनों में से आपको कोई भी सेलेक्ट नहीं करना। ठीक है, ईदर में दो ऑब्जेक्ट है, दोनों में से कोई एक। ठीक है, लेकिन नीदर में दो ही ऑब्जेक्ट रहेंगे, पर दोनों में से कोई भी अगर सेलेक्ट नहीं करना है तो वहां पे आप नीदर को यूज करोगे, राइट। आई आई डोंट नीड ईदर ऑफ द ग्लासेस। अब ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। देखो, बेसिकली आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको सिंपल तरीके से तो ऐसे भी लिख सकते हो कि आई नीड नीदर, राइट, आई नीड नीदर ऑफ द ग्लासेस, राइट, ऐसे भी लिख सकते हो, आई नीड नीदर ऑफ द ग्लासेस। लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई डोंट नीड ईदर ऑफ द ग्लासेस। तो आप सेंटेंस में एक ही बार नॉट का इस्तेमाल करेंगे। या तो आप नॉट का इस्तेमाल नीदर को लिखने के लिए कर सकते हैं, या फिर अगर आप डू नॉट यूज कर रहे हैं तो आप वहां पर फिर ईदर यूज करेंगे, वो भी आपका नीदर का ही काम करेगा। क्लियर है? तो ये थे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव्स, ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर। उसके बाद हम चलते हैं इंटेरोगेटिव्स पर। अब इंटेरोगेटिव जो है ना वो बड़े ही इंटरेस्टिंग से, इंटेरोगेटिव इंटरेस्टिंग से क्यों है? क्योंकि इंटेरोगेटिव्स के अंदर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपके पास क्वेश्चन, जो WH वर्ड है ना आपके पास वो रहेंगे। ठीक है, WH वर्ड आपके पास रहेंगे, लेकिन आपको इनको किसकी तरह यूज करना है? आपको इनको यूज करना है वही नाउन के पहले, एडजेक्टिव्स की तरह। ठीक है, तो जब आप इंटेरोगेटिव्स को नाउन के पहले यूज करेंगे तो उनका एक पर्टिकुलर पर्पस होगा, उनका एक पर्टिकुलर काम होगा। अब वो काम क्या है मैं वो बता देता हूँ आपको। देखिए, हमारे पास तीन मेन इंटेरोगेटिव्स रहेंगे, एक तो व्हाट, एक विच और एक हुज। ठीक है, ये तीन जो इंटेरोगेटिव्स है हमारे पास, व्हाट, विच एंड हुज, ये इंटेरोगेटिव्स आपको नॉर्मली जो क्वांटिटी है उसके बारे में भी बता देंगे। ठीक है, उसके बारे में भी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन तो करेंगे ही ना, क्वेश्चन करेंगे उसके बारे में भी, और साथ ही साथ किसी पर्सन के बारे में भी क्वेश्चन किया जा सकता है, तो वहां पर भी आप ये यूज कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहला है व्हाट। अब व्हाट जो है उसके लिए एग्जाम्पल गिवन है हमारे पास, व्हाट हाइट इज द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की हाइट क्या है? ठीक है, तो व्हाट हाइट इज द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो ये हाइट है ना, इसके आगे हमने
ये इंटेरोगेटिव व्हाट को यूज किया। ठीक है, फिर उसके बाद है विच में एग्जांपल है आई वंडर विच हैंड ही ब्रोक। आई वंडर विच हैंड ही ब्रोक, मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन सा हाथ उसने तोड़ा होगा। ठीक है, तो कौन सा हाथ के लिए हम विच यूज करेंगे। अब वॉट में और विच में एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ, इस चीज को आपने अगर याद रख लिया तो आपका इंटेरोगेटिव जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बेसिक सा डिफरेंस ये है कि वॉट जो है उन ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होगा जहां पे हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो ज्यादा है। ठीक है, जहां पे हमारे पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं ना, वेयर वी हैव मेनी ऑप्शंस टू आस्क फ्रॉम। ठीक है, मेनी ऑप्शंस टू आस्क फ्रॉम, जहां पे हमारे पास पूछने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस में से क्वेश्चन होगा, तो वहां पे हम व्हाट यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शंस लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड ऑप्शंस टू आस्क फ्रॉम, ठीक है, अगर हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस होंगे, लिमिटेड ऑप्शंस टू आस्क फ्रॉम रहेंगे, तो वहां पे हम यूज करेंगे विच। अब जैसे आपने एग्जांपल में भी देख लिया होगा। ठीक है, एग्जांपल में जैसे आपका है व्हाट हाइट। अब व्हाट हाइट में हाइट तो भाई कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो बहुत सारे ऑप्शंस है ना, उन बहुत सारे ऑप्शंस में से कोई भी एक नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा इसका। लेकिन यहाँ पर बोला है विच में विच हैंड। अब ऑप्शन तो दो ही है, दो ही तो हाथ होते हैं, तो लिमिटेड ऑप्शन है, तो दो ऑप्शन में से कौन सा हाथ, विच हैंड। तो ये समझ में आ गया आपको। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगी आपकी व्हाट की और विच की। क्लियर है, अगर आपको क्वेश्चन में दिख जाता है कि वो जो आंसर है वो कोई भी नंबर हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस में से आ सकता है, तो वहां पे क्वेश्चन में आएगा व्हाट। ठीक है, और अगर आपके पास ऑप्शन ही लिमिटेड है, हैंड जैसे हमारा नाउन है। ठीक है, आपने क्वेश्चन में देख लिया, आपने क्वेश्चन में देख लिया कि हैंड हमारा नाउन है, और हैंड तो दो ही होते हैं, तो जब ऑप्शन आपके पास लिमिटेड है तो इसका मतलब विच आपका यूज हो जाएगा। हुज जो है बड़ा ही इजी है। ठीक है, हुज के अंदर आप हुज नॉर्मली किसके लिए यूज करते हैं, किसी भी पर्सन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो पर्सन के लिए जब भी आपको यूज करना होगा तो आप हुज यूज करेंगे, व्हाट और विच आप यूज नहीं करेंगे। व्हाट और विच नॉर्मली ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होगा। ठीक है, व्हाट और विच आपका ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होगा, लेकिन हुज जो है वो आपका पर्सन के लिए यूज होगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हुज टर्न इज इट टू वॉश द डिशेज, भाई बर्तन धोने की जो बारी है वो किसकी है, राइट। तो दिस इज हाउ इंटेरोगेटिव्स वर्क। अब एक छोटा सा नोट है जो आप सभी को पता होना चाहिए, और ये जो मिस्टेक है ना वो बहुत बार होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये मिस्टेक करते हैं, और वो जो मिस्टेक है वो क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। मिस्टेक है ना ये होती है कि कई बार हम जो अपोस्ट्रोफी है ना उसको यूज करने में गलतियां कर देते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में मैंने आपको इट्स और इट्स के बीच में डिफरेंस बताया था कि इट अपोस्ट्रोफी एस जो होता है वो सिर्फ शॉर्ट फॉर्म होता है इट इज का। ठीक है, और इट्स जो है वो एक पोजेसिव होता है, राइट। तो ये आपका होता है पोजेसिव। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हुज एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो हुज के अंदर भी बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीजें होती है। तो यहाँ पे एक नोट है आपके लिए कि देर इज नो अपोस्ट्रोफी इन द डिटर्मिनर हुज। हुज डिटर्मिनर के अंदर कोई अपोस्ट्रोफी नहीं होती, उसकी जो स्पेलिंग है वो होती है WHOSE। ये आपकी हुज की स्पेलिंग होगी, और ये किसके लिए यूज किया जाएगा, ये पर्सन के लिए यूज किया जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि द कॉन्ट्रैक्शन हुज WHO apostrophe s, इट मीन्स हु इज और हु हैज। ये सुनाई तो वही देता है, इट साउंड्स एग्जैक्टली लाइक हुज, एंड इवन नेटिव स्पीकर्स फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज द टू। ठीक है, तो बहुत सारे जो अमेरिकन और यूरोपियन स्पीकर्स जो है ना, जो रेगुलरली उनकी नेचुरल लैंग्वेज मदर टंग ही इंग्लिश है, ठीक है, वो भी कई बार इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो देखिए आप WHO ऐसी लिख लीजिए,
उसको भी आप whose पढ़ेंगे, ठीक है। और WHO एपोस्ट्रोफी एस लिख लीजिए, उसको भी आप whose ही पढ़ेंगे। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाता है, एग्जाम्पल में देख लीजिए। फर्स्ट सेंटेंस इज आई वंडर whose dog that is। तो जहां पे WHOSE, मतलब ये आपको दिमाग में रखना है कि पर्सन के बारे में पूछा गया है कि भाई किसका डॉग है, राइट, whose dog it is, ठीक है। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस में पीटर who's not here is Thai। अब यहाँ पर ये जो whose है ना, WHO एपोस्ट्रोफी एस, ये पीटर के बारे में बात की गई है। अब ये पीटर के बारे में बात की गई है, तो इसका मतलब ये जो हु है ये अलग है और इसके साथ इज भी ऐड होगा, तो ये होगा हु इज का शॉर्ट फॉर्म हुज, ठीक है। अब हुज एक और होता है WHO एपोस्ट्रोफी एस, हुज जस्ट लेफ्ट मैरी, हुज जस्ट लेफ्ट इज फ्रेंच। मैरी जो अभी अभी चली गई, ठीक है, अभी अभी चली गई मतलब ये आपका परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा, तो वहां पर उसका मीनिंग होता है हु हैज। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। डिटर्मिनर में आप याद रखिए, आपको कहीं और नहीं जाना, अपोस्ट्रोफी यूज नहीं होता है, ये आप याद रखिए। अपोस्ट्रोफी यूज नहीं होगा, आपकी स्पेलिंग रहेगी WHOSE। ये आपका हुज रहेगा डिटर्मिनर इंटेरोगेटिव, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा लास्ट जो पोर्शन है वो रह गया है प्री डिटर्मिनर। प्री डिटर्मिनर को सबसे पहले सोच समझ लेते हैं कि क्या होता है प्री डिटर्मिनर। देखिए प्री डिटर्मिनर जो है, नाम से पता चल रहा है, प्री, प्री मतलब पहले, ठीक है। पोस्ट मतलब होता है बाद में, प्री मतलब होता है पहले। अब प्री डिटर्मिनर मतलब कि डिटर्मिनर से पहले एक और वर्ड, वो आपका प्री डिटर्मिनर होगा। मतलब डिटर्मिनर तो है ही, ठीक है, यहाँ पे आपने डिटर्मिनर तो लिखा ही है, आपने डिटर्मिनर तो यहाँ पे लिखा ही है, लेकिन इससे पहले भी जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे प्री डिटर्मिनर। लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी भाई प्री डिटर्मिनर की। कई बार क्या होता है कि आप जब सेंटेंस लिख रहे होते हो तो उस सेंटेंस के अंदर है ना, ऐसी बात होती है कि आपको किसी और वर्ड की हेल्प लिए बिना वो सेंटेंस अधूरा लगता है, ठीक है, वो इनकम्प्लीट लगता है। तो उस सेंटेंस का मीनिंग, उस एक्स्ट्रा मीनिंग को प्रोवाइड करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हमारा जो वर्ड यूज होता है वो होता है प्री डिटर्मिनर। अब आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हो कि हमारे पास अलग अलग टाइप के प्री डिटर्मिनर होते हैं, मल्टीप्लायर्स होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं, इंटेंसिफायर्स होते हैं, और बाकी जो अदर जो प्री डिटर्मिनर है वो भी लिखे हुए हैं। अब ये यूज किस तरीके से होते हैं मैं आपको यूज करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लायर्स में आपने ले लिया ट्वाइस, ठीक है। अब मैंने सेंटेंस बना दिया कि ही इज ट्वाइस ऑफ हिज ओल्ड ब्रदर, ठीक है। ही इज हा ही इज ट्वाइस एज इज यंगर ब्रदर कर लेते हैं, चलो ओल्ड ब्रदर तो गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, यंगर ब्रदर कर लेते हैं। ही इज एज ही इज ट्वाइस हिज यंगर ब्रदर, ठीक है, ही इज ट्वाइस हिज यंगर ब्रदर। तो ट्वाइस ऑफ हिज यंगर ब्रदर, तो हिज जो है मैंने आपको बताया कि हिज जो है वो एक डिटर्मिनर है और ट्वाइस यहाँ पर प्री डिटर्मिनर हो गया, क्लियर। उसके बाद 5 टाइम्स, ये भी ऐसे ही आ जाएगा, ही हैज 5 टाइम्स ऑफ द मटेरियल आई हैव, ठीक है। 5 टाइम्स, 5 टाइम्स द मटेरियल आई हैव। तो 5 टाइम्स द मटेरियल, भाई द भी तो प्री डिटर्मिनर होता है, आर्टिकल होता है द, है ना, हमने किया है ए एन द, तो द जो है वो आर्टिकल है। अब द से पहले 5 टाइम्स आ गया तो ये आपका प्री डिटर्मिनर हो गया, क्लियर। तो इस तरीके से आप 10 टाइम्स को भी लिख सकते हो। ऐसे ही अगर आपकी हाफ की बात आ गई तो जैसे हमने ट्वाइस लिखा वैसे हम हाफ भी लिख देंगे कि ही इज हाफ द एज ऑफ his
older brother. ठीक है, he is half the age of his older brother, या इसको elder brother भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम elder brother भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग ये हो गया कि वो आधी उम्र का है ना। तो हाफ द एज दिखाने के लिए भी हम ये प्री डिटर्मिनर जो है ये हाफ यूज कर सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनर हमारा क्या है? द, और इससे पहले आ गया प्री डिटर्मिनर हाफ। उसके बाद ऐसे ही आप 1/3 यूज कर सकते हो, 1/8 यूज कर सकते हो। फिर आपके पास आ गया रैदर, सच, क्वाइट, वॉट। ठीक है, इनको आप कैसे यूज कर सकते हो? इनके लिए भी आप इसी तरीके के सेंटेंस बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ही इज रैदर क्वाइट, ही इज रैदर क्वाइट देन हिज ब्रदर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका रैदर यहाँ पे आ गया और हिज आपका प्री डिटर्मिनर यहाँ पे यूज हो गया। तो क्वाइट यहाँ पर प्री डिटर्मिनर नहीं है, क्वाइट यहाँ पर एक तरीके से आपकी एडजेक्टिव की तरह यूज हो गया, राइट। तो आफ्टर दैट सच, ही इज सच अ नाइस पर्सन। ठीक है, ए आपका क्या हो गया? आर्टिकल हो गया, डिटर्मिनर हो गया, सच आपका प्री डिटर्मिनर हो गया। ठीक है, ही इज क्वाइट द स्पेसिमेन, he or she is quite the specimen। तो the डिटर्मिनर, क्वाइट आपका प्री डिटर्मिनर हो जाएगा। वॉट भी इसी तरीके से आप यूज कर सकते हो। उसके बाद ऑल एंड बोथ, तो जैसे हम यूज करते हैं ना कि he has called all of you। ठीक है, या फिर he has asked for all of your belongings। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। योर आपका पोजेसिव हो गया और उससे पहले ऑल इस्तेमाल हो रहा है। तो देखिए, हो सकता है आप में से कोई ये भी बोल सकते हैं कि बीच बीच में ये जो ऑफ जो वर्ड है ना ये भी आ रहा है। तो देखो, ये जो है ना ये प्रिपोजिशन है, ये कहीं कहीं पे ऐसे इस तरीके से आ सकता है। बट मेन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो प्री डिटर्मिनर है वो आपके डिटर्मिनर से पहले आ रहा है, सो दैट कि आपके सेंटेंस को एक तरीके से मीनिंग मिल जाए, एक कंप्लीट मीनिंग मिल जाए और वो मीनिंग क्लियर हो जाए उस सेंटेंस के अंदर। तो एक एक्स्ट्रा हेल्प, एक एक्स्ट्रा असिस्टेंस जो है प्री डिटर्मिनर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सो ये आपका डिटर्मिनर्स का जो चैप्टर है, डिटर्मिनर्स का जो पोर्शन है, टॉपिक है, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी और काफी सारी चीजें पता चल गई होंगी कि क्या क्या आपने पहले शायद गलत भी पढ़ा होगा, और हो सकता है कि अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स से रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। आप ऐप पे आप कमेंट में आप डाल सकते हैं, आप क्वेश्चनर में डाल सकते हैं, राइट। और किसी भी डाउट के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर डिटर्मिनर्स एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वी विल मीट नेक्स्ट टाइम एंड नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ, नई वीडियो में मिलेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर एवरीवन। थैंक यू।